इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में। ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इस थ्योरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे केमिस्ट्री के जो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है यानी कि संकरण का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप संकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में बाकी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ, केवल सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी संकरण को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सबसे पहले सन 1940 में 1940 में सिजविक और पॉवेल ने किया था। ठीक है, किसके लिए? बहुपरमाणुवी अणुओं की ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सन 1957 में 1957 में गिल्स्पी और नाइहोल्म ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका क्या क्या विकसित अध्ययन किया और विस्पर थ्योरी दिया। ठीक है, इसके जो पोस्टुलेट्स है वो क्या क्या है, तो जिसके जो अभिग्रहित है वो पहला अभिग्रहित क्या बोलता है कि अणुओं की आकृति उसके केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उस सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर जो भी आपके बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा, अब इलेक्ट्रॉन का युग्म दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है या तो फिर वो लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है कि जो अणु होगा उसका जो आकृति होगा वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट और एक आता है आपका शेप का कॉन्सेप्ट। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो बताता हूँ CH4। ठीक है, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और टेट्राहेड्रल इसका जियोमेट्री मतलब शेप और जियोमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल होता है। अमोनिया NH3, ठीक है, दोनों में क्या होता है sp3 संकरण होता है। दोनों का जो जियोमेट्री है वो होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जो होता है वो CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन NH3 का क्या होता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका अगर शेप बनाता हूँ तो ये इस प्रकार से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बनता है और जो NH3 होता है वो इस प्रकार से क्या होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर का बनता है, जिसको अपने हाइब्रिडेशन में अच्छे से पढ़ा होगा। सेकेंड जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि केंद्रीय परमाणु यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। क्या कर रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन रहता है, सेंट्रल एटम जो रहता है उसके जो संयोजकता कोष है उसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉन युग्म है चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर भी होता है जो मैं आगे बताऊंगा कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर के साथ, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो अभी आप यहाँ पे सेकेंड पोस्टुलेट में याद रखिए कि जो उनके इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो इस गोले पर इस प्रकार व्यवस्थित रहेगा कि उसके बीच क्या हो अधिकतम दूरी रहे। जैसे कि इसको मैं बताता हूँ, अगर ये एक गोला है तो इस गोले में अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन को रहना है तो वो क्या होगा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहेगा ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, रिपल्सन जो है वो कम से कम हो। फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उनके बीच का प्रतिकर्षण कम से कम हो यानी कि संभावित अधिकतम दूरी में व्यवस्थित रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर में देखा होगा कि ये एक AB और ये A, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर ट्राइगोनल समतली है, ठीक है, त्रिकोणीय समतली है तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है बाकी एटम्स भी बनते हैं जिसको मैं आगे एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, फिफ्थ जो पोस्टुलेट है क्या बोलता है कि यह सिद्धांत उन अणुओं की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें स्थानीयकृत लोकलाइज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म बंद होते हैं। ठीक है, स्थानीयकृत या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है ये आप लोगों ने देखा होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि बेंजीन होता है
तो बेंजीन में जो होता है वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। तो अगर इसमें मैं डबल बॉन्ड के पोजीशन को बताऊं तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, ठीक है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड होगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड का पोजीशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ऐसे लगाया, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, 6 जो आपके कार्बन है वहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। या इसको और समझने के लिए एक और एग्जांपल मैंने जो पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन है, CO2 को जो स्ट्रक्चर रहता है इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो CO2 होता है उसका जो एक्चुअल में कैसे जो हाइब्रिड संकर होता है वो होता है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे एक डॉट 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 स्ट्रक्चर बनता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरफ पॉजिटिव लगा दीजिए और एक तरफ आप नेगेटिव लगा दीजिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, दोनों तरफ मूव कर रहा है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका डिटेल आपने हाइब्रिडाइजेशन या रेजोनेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। 6 जो पोस्टुलेट है क्या बोलता है कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्थानीयकृत यानी कि लोकलाइज्ड कक्षक में उपस्थित माना जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म है कहाँ पे है, जो लोकलाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, स्थानीयकृत जो कक्षक है वहां पर माना जाता है। 7th पोस्टुलेट क्या बोलता है कि यह सिद्धांत अणु में उपस्थित बंध कोणों के सबसे अधिक स्थायी विन्यास के आधार पर अणु की आकृति की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। जो आकृति बनेगा किस प्रकार से बनेगा, सबसे स्टेबल जियोमेट्री के आधार पर ये बताता है, ठीक है। बार बार एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जियोमेट्री एंड शेप, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप एक बार जियोमेट्री एंड शेप का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 8 जो पोस्टुलेट है ये रिपल्सन के बारे में है, ठीक है। क्या बोलता है कि जो प्रतिकर्षण का जो प्रभाव का क्रम है वो इस प्रकार है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक। इसके बाद जो लास्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जब केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हो तो उसका जो जियोमेट्री बनेगा, ठीक है, वो कैसा होता है, आपका समरूप होता है, ठीक है। ज्यामिति कैसा होगा, समरूप होगा। लेकिन इसी के आगे देखते हैं तो क्या होता है, अगर उसमें लोन पेयर है, ठीक है, तो जो जियोमेट्री होगा वो कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक। जैसे कि इसके लिए वही एग्जांपल फिर से मैं बताता हूँ sp3 संकरण का। sp3 संकरण का आपको मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपका अमोनिया CH4 में होता है आपका sp3 संकरण, ठीक है। H2O इसमें भी होता है sp3 संकरण, और आपका NH3 इसमें भी होता है आपका sp3 संकरण। तीनों में ही क्या होता है, आपका sp3 संकरण होता है। लेकिन जो CH4 है यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, H2O में आपका 2 लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका 2 लोन पेयर है, और अमोनिया में आपका 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो जो इसका जो शेप बनेगा वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका जो शेप बनेगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका जो शेप बनेगा वो होगा आपका वी शेप्ड या एंगुलर शेप्ड। किसी अणु के अधिकतम स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि अणु के केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम के संयोजकता कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक यानी कि आबंधी और अनाबंधी कक्षक की जो समष्टि होगी वो इस समष्टि यानी कि स्पेस में इस प्रकार वो ओरिएंट रहेंगे या अभिविन्यासित रहेंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो, न्यूनतम हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोलता है कि कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहे जिससे अणु की ऊर्जा न्यूनतम हो ताकि वह अधिकतम स्थायी हो जाए। न्यूनतम ऊर्जा के लिए कक्षकों को केवल एक निश्चित विन्यास ही हो सकता है, अतः अणुओं की जो आकृति होगी कैसा होगा, निश्चित होता है, ठीक है। प्रत्येक जो आबंधी युग्म 2 परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है, अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थान घेरता है। विस्पर थ्योरी के आधार पर मैं कुछ एटम मॉलिक्यूल के आकार और उसके ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि फर्स्ट जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ये एग्जांपल है आपका BeCl2, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये किस प्रकार का AB2 टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर है। जो संकरण है वो है आपका sp संकरण, ठीक है। sp संकरण में क्या होता है, आपका लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, लीनियर रहेगा, और उसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 180, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल है BF3। यहाँ पे जो संकरण है वो है आपका sp2 संकरण है, ठीक है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका 120 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार CH4 थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो है इसका जियोमेट्री है, ठीक है। उसके बाद उसका जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है। अब ये जो संकरण है ये है आपका sp
3 संकरण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं PCl5। PCl5 में क्या है आपका sp3d संकरण है। अब यहाँ पर जियोमेट्रिक इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें कि और कौन कौन से जो संकरण है उसमें किस प्रकार से होता है और इसमें जो एग्जांपल है वो क्या क्या है। तो रेखी के लिए जो होता है वो होता है 180 डिग्री और उसका जो एग्जांपल है वो है आपका बेरिलियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, सेकंड है आपका त्रिकोणीय समतली, इसका जो एग्जांपल है वो BF3 जैसा अभी मैंने बताया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर त्रिकोणीय समतली में 120 डिग्री का कोण होता है। अब जो टेट्राहेड्रल का जो एग्जांपल है वो आपका CH4NH4 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडल के लिए PCl5 जो एग्जाम्पल है ये उसका स्ट्रक्चर होता है, दो कोण होते हैं यहाँ पे 120 एंड 19 डिग्री का। ठीक है, तो ऊपर और नीचे के बीच क्या है आपका कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर इन दो के बीच क्या है आपका 120 डिग्री। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो पहले ट्राइगोनल है, ठीक है, इस प्रकार से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक एटम ऊपर है, एक एटम जो है वो नीचे है, बाकी 3 जो है वो कॉर्नर में है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा 19 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों के बीच 180 और यहाँ पे 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपका अष्टफलकी। अष्टफलकी में क्या होता है आपका 19 डिग्री का कोण होता है, 180 का कोण होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वह आपका SF6। ठीक है, SF6 एग्जाम्पल है। देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल जिसमें लोन पेयर हो। तो त्रिकोणीय समतली, यहाँ पर क्या होता है सेप होना चाहिए था क्या त्रिकोणीय समतल, लेकिन कैसा होता है V शेप्ड होता है, SO2 और O3 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका NH3। NH3 में होना चाहिए था चतुष्फलकी, लेकिन होता कैसा है त्रिकोणीय पिरामिडल। H2O में भी होना चाहिए था चतुष्फलकी, लेकिन कैसा होता है ये V शेप्ड या एंगुलर में होता है। अब ये सब क्यों हो रहा है आपके लोन पेयर, यहाँ पर जो लोन पेयर है इसके कारण हो रहा है। ये लोन पेयर क्या करता है बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर देता है, तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है जो आपका शेप होता है उस शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, उसमें केवल बॉन्ड पेयर को देखता है, इसलिए शेप जो होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर लोन पेयर जो है वो उसको नहीं देखेंगे उसके शेप के लिए। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड होना चाहिए SF4, लेकिन होता कैसा आपका सीसो ज्योमेट्री का होता है। ClF3 ये भी होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिड, लेकिन ये T शेप्ड का होता है लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, उसी प्रकार ये BrF5 है, ये अष्टफलकी होना चाहिए, लेकिन ये होता है वर्ग पिरामिडली। ठीक है, XeF4 यहाँ पर ये अष्टफलकी होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर के कारण ये वर्ग समतली होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के लिमिटेशंस को देखते हैं। तो इसमें लिमिटेशन नंबर फर्स्ट है कि अत्यधिक ध्रुवीय यौगिक जैसे कि Li2O लिथियम ऑक्साइड के आकार की व्याख्या ये नहीं कर पाता है। ठीक है, जिस प्रकार से H2O का जो शेप होता है वो कैसा होता है V शेप्ड होता है। ठीक है, तो LiO2 का जो शेप होगा उसका भी V शेप्ड होना चाहिए, लेकिन ये कैसा होता है लीनियर होता है। ठीक है, तो जो अत्यधिक ध्रुवीय यौगिक है उनकी व्याख्या विस्पर थ्योरी जो है वो नहीं कर पाता है। सेकंड लिमिटेशन है यह सिद्धांत ऐसे अणुओं के आकार को नहीं समझा पाता जिसके बहुत अधिक सीमा में विस्थानीकृत यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर किसी अणु में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो उसकी स्ट्रक्चर की व्याख्या ये क्या करता है नहीं कर पाता है। थर्ड है आपका यह सिद्धांत निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कुछ अणुओं के आकार को नहीं समझा पाता है। ठीक है, जहाँ पर निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन रहते हैं वहाँ पर के आकार को ये नहीं समझा पाता है। लास्ट है यह सिद्धांत संक्रमण धातुओं के कुछ जटिल आकृतियों की घोषणा नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे संक्रमण धातु हैं जिनके आकार की व्याख्या विस्पर थ्योरी जो है वो नहीं कर पाता है। इस प्रकार से आपका ये विस्पर थ्योरी कंप्लीट होता है।